को ये पता है कि भी कनाडा जाना है तो एक ही ऑप्शन है द इमिग्रेशन ब्यूरो। आपके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस के साथ साथ यूएस भी बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। अमेरिका एक ऐसी जगह है जहां पर लोग डोंकी से भी जाने से गुरेज नहीं करते, 50 लाख 60 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। ईयर 2025 की तो ईयर 2025 में बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जो यूएसए के लिए अपनी एप्लीकेशंस लगाएगा और वो वीज़ा लेगा भी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे कुछ स्टेटमेंट्स भी इंडिया के फेवर में दिए, उससे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि यूएस में बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा बढ़ेंगी। क्या शादीशुदा के लिए अमेरिका के वीज़ा बंद है? क्या शादीशुदा बच्चा, शादीशुदा कपल वीज़ा लगवाकर, स्टडी वीज़ा लगवाकर यूएस कभी नहीं जा सकता? इस बात में कुछ सच्चाई है? नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उप्पल और आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान द इमिग्रेशन गुरु से डायरेक्टर ज्योति शर्मा गांधी हमारे साथ हैं, जिनका अपना इमिग्रेशन लाइन के अंदर स्टडी वीज़ाज़ को लेकर अपना एक एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस की बदौलत आज तक हज़ारों बच्चों को विदेश में स्टडी वीज़ा के लिए भेजकर उनके अच्छे कैरियर को ये सेटल कर चुके हैं। मैम, आई बिन द आकर्षण उप्पल शो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप द इमिग्रेशन गुरु के बारे में, द इमिग्रेशन गुरु कैसे इस्टेब्लिश हुआ और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे कि आज अगर कोई विदेश जाना चाहता है, खासकर कनाडा, यूएस जाना चाहता है, तो द इमिग्रेशन गुरु पर एक बार वो ज़रूर आता है। सर देखो, अगर मैं इमिग्रेशन गुरुज के इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो ये हमने शुरू ज़रूर 2020 में करा था, बट इससे पहले मेरे और मेरे हस्बैंड के पास, हम लोग के पास आज की डेट में प्रॉपर 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल कंट्रीज़ करी। यानी 10 + 10 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सर। अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं तो वो एक ट्रेजेडी से ही स्टार्ट हुआ था, बीइंग अ रीज़न कि हमारी मैरिज से कुछ टाइम पहले ही फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए, तो हम लोग बैक टू मूव नहीं कर पाए जहां पर हम लोग पहले थे। तो इसलिए हमने 2020 में अपना ऑफिस स्टार्ट करा। हमें यहाँ के लोगों ने, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया के लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा है अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करने में, जिसकी वजह से हमने बहुत सारे बच्चों को, अगर मैं बात करूँ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, हमने बहुत सारे बच्चों को भेजा है। बट ज़्यादातर लोगों के माइंड में यही है कि इमिग्रेशन गुरुज का मतलब है चलो कनाडा, कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कनाडा में ही एक्सपर्ट है। बट इसी टाइम पे एक परफेक्शन रही है, लोगों को ये पता है कि भी कनाडा जाना है तो एक ही ऑप्शन है द इमिग्रेशन गुरु। लेकिन कनाडा की एक्सपीरियंस ने, मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैं आपको और धीरज जी को जानता हूँ, कि इतना सिखाया कि आज आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस के साथ साथ यूएस भी बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हम यूएस का रखते हैं, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग डोंकी से भी जाने से गुरेज नहीं करते, 50 लाख 60 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। लेकिन मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने बहुत कम फीस में, बहुत कम कंसल्टेशन फीस में अमेरिका का वीज़ा प्राप्त किया। तो यूएस के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि यूएस में आजकल क्या चल रहा है, कैसे बच्चा वहाँ पर जा सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो वहाँ पर जाकर क्या करता है, क्या पढ़ाई करता है, कैसे आप एक अच्छा कोर्स उसे सजेस्ट करते हैं? सर देखो, अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो यूएसए के लिए ना लोगों के माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि इसका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लोगों को ऐसा लगता है बिल्कुल कि हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। बट अगर हमने ना थोड़ा टाइम पहले ना 2024 का एक डाटा चेक किया था, जिसके अंदर तकरीबन 8.5 लाख फाइलें लगी थी। ठीक है, यूएसए की 8.5 लाख स्टूडेंट वीज़ा की फाइलें लगी है सिर्फ और सिर्फ, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो 30 या 35% बच्चों को ही रिजेक्शन मिले थे। बाकी में मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को वीज़ा ग्रांट किया गया है 2024 में। सो दैट मीन्स कि अगर बच्चे के दिमाग में ये है कि यूएसए का वीज़ा नहीं लगेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप अपना यूएसए का वीज़ा ले सकते हैं। आपके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 100 में से 65 बच्चों को वीज़ा मिला। बिल्कुल, और ये हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली ही नहीं है, ये अगर आप यूएसए इमिग्रेशन की साइट के ऊपर चेक करोगे, वहाँ पर भी इन्होंने इस रिकॉर्ड को मेंशन किया हुआ है। प्लस अगर आप यूएसए ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स की अगर आप वहाँ पर जाके भी अगर आप चेक करोगे, वहाँ पर भी उन्होंने ये मेंशन करा है कि ईयर 2023 टिल 2033 वो लोग यूएसए में 174 मिलियन जॉब्स ओपन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने हर एक स्ट्रीम को कैटेगराइज करा है कि मेजॉरिटी ऑफ जॉब किस में मिलेंगी, मेजॉरिटी ऑफ सैलरी पैकेज किस में मिलेंगे। तो यानी कि अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर काम करने को भी हैं, और डेफिनेटली प्रायोरिटी उसी को मिलेगी जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल सर,
दैट इज़ द रीज़न कि हमने मिस्टर ट्रम्प का इंटरव्यू भी सुना था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि वो रूल्स चेंज करेंगे, वो रिवर्स माइग्रेशन भी करेंगे, बट वो ग्रीन कार्ड की भी ऑप्शन देंगे। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जिस तरह के टर्म्स हैं, रिलेशन है, और जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे कुछ स्टेटमेंट्स भी इंडिया के फेवर में दिए, उससे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि यूएस में बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा बढ़ेंगी। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें ईयर 2025 की, तो ईयर 2025 में बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जो यूएसए के लिए अपनी एप्लीकेशंस लगाएगा और वो वीज़ा लेगा भी। अब वीज़ा कौन सा बच्चा लेगा? वीज़ा वही वाला बच्चा लेगा जो अपनी प्रोफाइल को लेके बिल्कुल क्लियर है, जिसको ये पता है कि हाँ ठीक है, मुझे कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, मेरा प्रोसेस किस हिसाब से होना चाहिए। अगर बच्चों को पूरे के पूरे प्रोसेस का पता ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बच्चों के साथ फ्रॉड्स भी होंगे। बच्चों को ये पता ही नहीं चलता है कि हाँ ठीक है कि मुझे कैसे करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर मैं अपने पंजाब और हरियाणा की ही बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स ने पे आफ्टर वीज़ाज चला रखे हुए हैं। पे आफ्टर वीज़ाज यूएसए के केस में पे आफ्टर वीज़ा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए वो बच्चों को पता नहीं, नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है। अगर मैं यूएसए के पे आफ्टर वीज़ा के ऊपर जाऊं तो बच्चों को ये लगता है कि शायद हम लोगों का 15-20 लाख रुपए पहले लग जाता होगा। अगर हमें कोई पे आफ्टर वीज़ा की ऑप्शन दे रहा है तो हमें पे आफ्टर वीज़ा की तरफ चले जाना चाहिए। बट जेन्युइन में यूएसए में उसके वीज़ा आने तक बच्चे का कितना एक्सपेक्ट करते हो कि कितना अमाउंट लग जाता होगा? 40-50,000। बिल्कुल 40-50,000 जो कि मिनिमम इमिग्रेशन फीसिस होती है जो 2 बच्चों की पे होती है। इससे ऊपर का एक्सपेंस बच्चे का तब लगता है अगर मान लो बच्चे को I-20 के लिए फीस पे करनी पड़ जाती है, या बाय एनी चांस बच्चे का इनटेक पास में है, बच्चे को स्लॉट नहीं मिल पा रहा और बच्चे को स्लॉट खरीदना पड़ गया। उस केस में भी बच्चे का बिफोर वीज़ा जो एक्सपेंस है वो कभी भी 1 लाख रुपए से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर एक सवाल ये है कि मैंने जो बहुत सारे कंसल्टेंट्स को मैं भी जानता हूँ, सबका जो ध्यान है, सबका मोटिव ये होता है कि भाई इसकी फ़ाइल फटाफट तैयार करो, अपनी कंसल्टेशन फीस लो और इसकी फ़ाइल को भेज दो, इसका वीज़ा लगे ना लगे बाद की बातें हैं। क्या इमिग्रेशन गुरु ने इसके लिए भी कुछ अलग से प्लान किया है कि बच्चे का इंटरव्यू क्लियर हो, उसको इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाए? क्योंकि पहला स्टेप इंटरव्यू है, अगर इंटरव्यू क्लियर है तो वीज़ा आपके हाथ में है। बिल्कुल सर। अब इस चीज़ के लिए मेरे पास जब भी किसी बच्चे का प्रोफाइल आती है तो मैं पहले बच्चे से ना इंटरेक्ट करना ज़्यादा पसंद करती हूँ ताकि मुझे पता चले कि बच्चे का वे ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है। अगर वो मुझे क्योंकि मैंने न्यूजीलैंड करा है, मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तब मैंने उस टाइम के ऊपर न्यूजीलैंड करा था, तो मुझे पता है कि वीज़ा ऑफिसर्स इंटरव्यूज कैसे लेते हैं। ठीक है, जहन में क्या बात होती है उनके, बिल्कुल, कि वो किस हिसाब से बच्चे को ये जज करते हैं कि वो बच्चा कॉन्फिडेंस है अपने लिए या कॉन्फिडेंस नहीं है। सो दैट इज़ द रीज़न जब मेरे पास बच्चा आता है अपनी प्रोफाइल को लेके आता है, अगर उसका विजन स्ट्रांग है कि मुझे, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं बैचलर्स वाला बच्चा हूँ, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स में मैंने करी हुई है, पर मुझे सोशल वर्कर के कोर्सेज में जाना है। सोशल वर्कर के कोर्सेज के लिए मुझे इसलिए नहीं जाना है कि मुझे वहाँ पर स्कोप मिल रहा है या कुछ भी, मेरा अपना इंटरेस्ट है उसमें। जब आपका अपना इंटरेस्ट जिस फील्ड में है आप उसका आंसर भी उतने ही कॉन्फिडेंस से दे सकते हो। वो ये नहीं लगता कि आपको किसी ने आंसर्स प्रिपेयर करवाया, आप रटा रटाया कोई जवाब दे रहे, ठीक है, तो वो वाली चीज़ें बहुत मैटर करती है। दैट इज़ द रीज़न कि जब मान लो मैंने किसी बच्चे का ऑफर लेटर का प्रोसेस स्टार्ट करा, हम साथ के साथ ही बच्चे के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी शुरू करा देते हैं, ताकि बाय एनी चांस अगर कोई ऐसा बच्चा है, क्योंकि स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं जिनका वे ऑफ कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होता, थोड़ा वीक होता है, क्योंकि उनका इंग्लिश से टच इतना नहीं होता, तो उन बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की नीड रहती है। यानी आपका मतलब है कि अगर कोई पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, दिल्ली बोर्ड से भी बच्चा पढ़ा है तो उसके पास भी सीबीएसई या आईसीएसई का जो बच्चा है उसके बराबर की अपॉर्चुनिटी है, वो भी ही कैन गो टू यूएस। बिल्कुल सर, अपॉर्चुनिटी है, वो जा सकता है। आपको कभी भी आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली जज नहीं किया जाता है, आपको जज किया जाता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से और कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, आपका कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना वो मिक्स एक्सेंट के लिए हैप्चुअल है। ना उनको प्रॉपर ब्रिटिश एक्सेंट आता है, ना उनको प्रॉपर अमेरिकन एक्सेंट आता है। तो जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो सामने जब अमेरिकन एक्सेंट वाला बच्चा बैठा होता है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्रिटिश एक्सेंट को तो फिर थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाते हैं, अमेरिकन एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट चला जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ, जैसे कोई स्टूडेंट ने अपनी फाइल को प्रिपेयर करवाया, आप लोगों ने उसका वीज़ा
प्रोसेस कर दिया और वो इंटरव्यू पे गया, क्या वहाँ पर ये भी मैटर करता है कि इस बच्चे ने क्या एजुकेशन इंडिया में की हुई है और जो कोर्स के लिए वो जा रहा है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है? क्या कंसल्टेंट का यहाँ पर भी कुछ रोल रहता है कि उसको एक अच्छा कोर्स वो कम से कम दे पाए, बता पाए कि बेटा तेरे लिए ये कोर्स ज़्यादा बेटर है और इसी कोर्स में तुझे जाना चाहिए? बिल्कुल सर, अगर मान लो 8 वाले बच्चे हैं, 8 वाले बच्चों के लिए क्या हो जाता है कि ठीक है मैंने सोशियोलॉजी ली हुई है, बट मैंने सोशियोलॉजी के बेसिस के ऊपर या मैंने साइकोलॉजी के बेसिस के ऊपर नहीं जाना, मुझे अब बिजनेस के कोर्स के लिए भेजिए। अगर आपको पता ही नहीं है, आप आर्ट्स बैकग्राउंड वाला बच्चा हो और आप बिजनेस की स्टडी में आपको क्या ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, तो वो कहीं उसके ना कहीं बेसिक्स पर क्या है? आपको कंफ्यूजन रहेगी ही रहेगी। डेफिनेटली। अब अगर वो मान लो मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंटरव्यूअर है वो पूछ सकता है कि ठीक है आप जिस कोर्स के लिए जा रहे हो मुझे उसके कंटेंट्स बताओ, ठीक है। अगर बच्चा उसके कोर्स कंटेंट से ही वाकिफ नहीं है कि मैंने वहाँ पे जाके पढ़ना क्या है, वो कैसे उन चीज़ों को टैकल कर पाएगा? ये इम्पोर्टेंट आपने बताया। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो न्यूली मैरिड हैं, 22 साल 23 साल 24 साल उम्र है, उन्हें कंसल्टेंट कहते हैं कि भाई तेरी तो शादी हो गई, तेरे तो ग्रहण लग गया, तू नहीं जा सकता अमेरिका, तेरा तो काम खत्म हो गया, अब जाना है तो तूने डोंकी से ही जाना है। क्या शादीशुदा के लिए अमेरिका के वीज़ा बंद हैं? क्या शादीशुदा बच्चा, शादीशुदा कपल वीज़ा लगवाकर, स्टडी वीज़ा लगवाकर यूएस कभी नहीं जा सकता? इस बात में कुछ सच्चाई है? सर देखो, कोई भी इमिग्रेशन, सिर्फ यूएसए ही नहीं, कोई भी इमिग्रेशन कभी भी किसी भी बच्चे को आपके मैरिटल स्टेटस के बेसिस के ऊपर या आपके बच्चों के बेसिस के ऊपर कभी आपको ये नहीं बोलता कि आप स्टडी के लिए नहीं आ सकते। अगर आप जेन्युइन में स्टडी करना चाहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एज कितनी है, आप कितनी एज के बाद स्टडी करना चाहते हो, और आपका आपके रीज़न पास ठीक है। बिल्कुल आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हो। 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी, अगर आप अपने ग्रेजुएशन के 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी, जिनके अपने बच्चे हो जाते हैं 8 9 10 साल के हो जाते हैं, वो वाले लोग भी यूएसए में स्टडी के कुछ लिए तो मैंने जाते हैं। आपके देखे भी, आपने कनाडा का वीज़ा लगवाए थे जिनके 2-3 बच्चे थे, कुरुक्षेत्रा की एक फैमिली थी। बिल्कुल सर, वैसे ही हर कंट्री है, न्यूजीलैंड में भी कोई बाउंडेशन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, वैसे ही यूएसए में भी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप पूरी की पूरी फैमिली भी है अगर आपकी, आप तब भी चाहते हो कि आप यूएसए स्टडी के लिए जाना है, आप जा सकते हो। इमिग्रेशन को आपके मैरिटल स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी इंटेंशन जेन्युइन होनी चाहिए कि आप वहाँ पर पढ़ने जा रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई यूएस चला जाता है, अगर वो ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए जाता है, पीजी कोर्सेज के लिए जाता है, तो कितने टाइम का ड्यूरेशन रहता है कोर्स का? कोर्स ख़त्म होने के बाद क्या बच्चे के पास ऑप्शंस होते हैं वर्क वीज़ा को लेकर, पीआर को लेकर, ग्रीन कार्ड को लेकर, क्योंकि यूएस में तो शायद ग्रीन कार्ड होता है, तो क्या ऑप्शंस रहते हैं बच्चे के पास कि अगर वो अमेरिका एंटर हो गया? क्योंकि अगर डोंकी से जाने वालों के पास इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो जो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, वहाँ टैक्स पे कर रहा है, स्टडी पूरी कर रहा है, तो उसके पास तो बहुत ऑप्शन होंगे वहाँ पे। बिल्कुल सर, 2025 के अंदर यूएसए में सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा सस्टेन कर पाएगा वहाँ पर जो लीगल वे से गया, ठीक है, क्योंकि 2025 में बहुत ज़्यादा रिवर्स माइग्रेशन होगी, दैट इज़ अ फैक्ट। उन्होंने बोला भी है इस बारे में। बिल्कुल, उन्होंने इस चीज़ के लिए बोला भी है। उन्होंने ये चीज़ भी बोला है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ पे स्टडी करने आएगा, हम उनको ग्रीन कार्ड के ऑप्शंस भी देंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ वहाँ पर एजुकेशन की, हमारे जैसे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम रहता है, चाहे आप 3 साल की बैचलर ले लो, चाहे 4 साल की बैचलर ले लो, सेम वहाँ पर भी है, 3 से 4 साल की बैचलर्स डिग्री है। अगर आप मास्टर्स के लिए, बिल्कुल, अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए जा रहे हो तो 2 साल की मास्टर्स डिग्री है, वो कर सकते हो। ज़्यादा वहाँ पर आफ्टर स्टडी कहाँ पर फ़र्क पड़ता है, आपके वर्क परमिट के ऊपर, क्योंकि यूएस से गवर्नमेंट या कोई भी आज की डेट में कोई भी इमिग्रेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेम कोर्सेज को प्रमोट कर रही है, ठीक है। स्टेम में जो बच्चा जाएगा उसको स्टडी के बाद जर्नली ही 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा, ठीक है, जो फर्दर एक्सटेंडेबल है। पर जो नॉन स्टेम में यानी कि बेसिक कोर्सेज में जाएगा उसका 1 साल का है, पर वो भी फर्दर एक्सटेंडेबल है। अगर आप वहाँ पर एक्सटेंड कराना चाहते हो, आपके पास जॉब है, आप उस जॉब के बेसिस के ऊपर आप उसको फर्दर एक्सटेंड करा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको एक्सटेंड नहीं करा सकते, वो डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसिस के ऊपर, आपके यूएसए में सर्कमस्टांसिस कैसे हैं, आप जिस स्टडी के लिए गए हो आपने वो स्टडी कंप्लीट करी है, आपने कहीं स्टडी बीच में तो नहीं ड्रॉप कर दी कि आप ये बोलो कि भाई मुझे तो ये बोला गया था मेरे कंसल्टेंट ने कि आपकी स्टडी के बाद आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो, आप अपना वर्क परमिट ले सकते हो, पर मैंने तो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं करी या मेरे लेक्चर अटेंडेंस शॉर्ट वगैरह हो गए। फिर वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, वो ये तो अपने तो कभी कभी बताएंगे नहीं कि भाई हमारे एंड से ये चीज़ होगी, फिर वो बताएंगे कि भाई यहाँ पर तो लोग धरने लगा रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, वो थोड़ा सा डी मार्केटिंग भी करते हैं।
तो ये तो बात हो गई यूएस को लेकर, वीज़ा को लेकर। अब बात कुछ इमिग्रेशन इंडस्ट्री की कर लेते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट में ये काफ़ी यानी कि महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में जो इमिग्रेशन लाइन है उसमें एक बूम आया था पिछले 2 साल में। जी वो बूम इतना आ गया कि चाय वाला था, नौकरी वाला था, जिसके पास कोई काम नहीं था, जिसके पास कोई भी काम था, उसने सोचा कि भाई एजेंट बन जाओ, बच्चों को बाहर भेजो, उनके वीज़े लगवाओ और लाखों रुपए कमाओ। आज की तारीख में जिस मार्केट में आप बैठे हैं, यहीं से बोरी बिस्तरे डाउन हो गए ज़्यादातर बिल्कुल। लोगों के। क्या समझते हैं ये जो 2 साल में बूम आया था, ऐसे एजेंट्स जो आए और मौसम की तरह आए, मौसम की तरह चले गए, लेकिन इमिग्रेशन गुरु आज भी मार्केट में उसी तरह से सस्टेन है, और आज भी लोग अगर आते हैं तो इमिग्रेशन गुरु उनकी चॉइस के अंदर आज भी है। क्या समझते हैं इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या हुआ 2 साल में, और अब एकदम से जो एक किस्म से गोता लगाया है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? सर देखो, अब जिन्होंने आपने बताया कि बहुत सारे लोगों ने काम भी खोले, वो बंद भी हुए, उसका रीज़न ये था कि बीच में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वीज़ा चले। ठीक है, जिस टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जाने के लिए मुश्किल से किसी के 50,000 रुपये लगते होंगे, लोगों ने उस टूरिस्ट वीज़ा को लगवाने के लिए 15-15, 16-16 लाख रुपए भी लिए। ठीक है, आज की डेट में टूरिस्ट वीज़ा बंद है, क्योंकि एक साथ में ही अगर हम 2024 में बात करें तो एक साथ में ही कुछ कंट्रीज में इलेक्शंस हुए जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस भी करे। कनाडा ने तो एक तरह से अपना टूरिस्ट वीज़ा ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा ये हो गए कि कनाडा वीज़ा दे ही नहीं। तो क्या ये बात भी मानी जाए कि टूरिस्ट वीज़ा वालों के लिए, जिन्होंने फर्जी तरीके से कागज़ लगाए, फर्जी तरीके से वीज़ा हासिल किया, वहाँ चले गए, किसी ने अजाइलम लगा दी, किसी ने वर्क वीज़ा, क्या उनकी वजह से एक्चुअल में जिन बच्चों ने जाना था उनको दिक्कत आ रही है? बिल्कुल सर, यही मेजर सबसे बड़ा रीज़न है कि जो लोग वहाँ पर गलत तरीके से चले गए, जिन्होंने टूरिस्ट वीज़ा तो ले लिया, गवर्नमेंट को ये बोलिए कि भाई मैं वापस आऊँगा, पर वहाँ पे जाके असाइलम डाली। मुझे याद है जब हम लोग रिसेंट ना अगस्त में हम लोगों ने कनाडा ट्रैवल करा था, तब हमने उस टाइम के ऊपर ये चीज़ें नोटिस करी थी कि जिस होटल में हम लोगों ने खुद ने स्टे करा था, वहाँ पर 75% रिफ्यूजीज ने स्टे करा हुआ था। तो आप ये लगा लो कि अगर ओंटारियो में जिस होटल में हम रुके थे उसकी कंडीशन ये थी, तो मॉन्ट्रियल की सिचुएशन क्या होगी? क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों ने असाइलम जाके डाली थी मॉन्ट्रियल में, क्योंकि उनके लिए ये हो गया था कि वहाँ से तो हम लोग बाय कार यूएस से चले जाएंगे, अगर हमारा कनाडा में कुछ सेटल नहीं हो पाया तो यूएस से बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे आराम से। वहाँ पर बॉर्डर में पकड़े भी काफ़ी लोग गए। बिल्कुल सर, अभी भी मैं पढ़ता हूँ तो काफ़ी लोग पकड़े जाते हैं। लास्ट मंथ में ना मिस्टर मार्क मिलर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसके अंदर उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड यूएसए इमिग्रेशन को अपने बॉर्डर को टाइट करने के लिए बोला था, ताकि जो बच्चा कनाडा में स्टडी वीज़ा के लिए आ रहा है, वो क्या कर रहा है, स्टडी वीज़ा के लिए कनाडा चला गया, वीज़ा अप्लाई कर लिया, वहाँ पर जाके किसी ने बोल दिया भाई तेरे यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तू 2 लाख रुपए मुझे दे, मैं तेरे को यूएसए का बॉर्डर क्रॉस करा देता हूँ। तो बच्चों ने जहाँ पर इंडिया से उसके 50 लाख रुपए लग रहे थे, उसको तो ये हो गया कि भाई मेरे तो 2 लाख रुपए में यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा लग रहा है। तो वो बच्चों ने बहुत ज़्यादा बॉर्डर क्रॉसिंग भी करी है, जिसकी वजह से जो जेन्युइन में वहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा था, उन लोगों को दिक्कत भी आई। उनको दिक्कत भी आई। तो क्या समझते हैं जो इमिग्रेशन इंडस्ट्री है अभी, इसमें बहुत ज़्यादा स्लम्प है, एक किस्म से गोता खाया हुआ है। 2025 इमिग्रेशन इंडस्ट्री के लिए एक बार फिर से यानी कि बूम लेकर आ सकता है, ऐसी जो चर्चा है वो चल रही है, क्योंकि अब जितने स्ट्रिक्ट रूल हो गए हैं उस हिसाब से एक जेन्युइन बच्चा ही एक कंसल्टेंट के पास आ रहा है। 2025 किस तरह से देखते हैं इस इंडस्ट्री के लिए? सर 2025 में अपने लिए बहुत अच्छा देखती हूँ। बीइंग अ रीज़न, हम पैकेजेस नहीं करते, ठीक है, हम कभी भी किसी बच्चे को मिसगाइड नहीं करते, कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ नहीं लगाते, तो मेरे लिए तो 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, डिफ़िकल्टी उन लोगों को आ सकती है जो सिर्फ और सिर्फ पैकेजेस के बेसिस के ऊपर सर्वाइव करते थे, जिनके लिए ये हो जाता अच्छा ठीक है भाई, तो हमें केस दे जा, चाहे तेरा जैसा मर्जी होगा, मैं आफ्टर वीज़ा तेरे से इतने पैसे ले लूँ। कई ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं पासपोर्ट दे जा, पैसे दे जा, वीज़ा ले जा, ऐसे भी कुछ लोग हैं, होते हैं ऐसा। मेरे पास परसों एक बच्चा आया, यूपी बोर्ड का बच्चा, ठीक है, शामली से आया था वो, यूपी बोर्ड का बच्चा, 2023 पास आउट, अच्छा बच्चा। मैंने उसको बोला बेटा तू आइल्स कर ले, मैं तुझे यूके जेन्युइन तरीके से भेज दूँ। उसने मुझे क्या वर्डिंग बोली, कहता है मेरा फ्रेंड चंडीगढ़ से वीज़ा लगवा के गया, उसके एजेंट ने उसकी 10th 12th ग्रेजुएशन सब कुछ चेंज कर दिया, आप भी चेंज कर दो, मुझे विदाउट आइल्स भेज दो। मैंने कहा भाई मेरे हाथ उठे, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छा नाम कमाया है। लगवा ले जाके। मैंने उसको सेम ही चीज़ बोली, तो वहीं से करवा ले भाई, मैंने बहुत अपना अच्छा नाम कराया, मैं एक केस के चक्कर में अपने इतने साल की मेहनत के ऊपर पानी नहीं फेर सकती,
क्योंकि चाहे मैंने जिसका काम करा के दिया है वो ये जाके ना बोले कि भाई इमिग्रेशन गुरुज वालों ने मेरा काम करा के दिया है, एटलीस्ट वो बंदा ये हो जाए जरूर तो बोल देगा। मिठाई नहीं मिलेगी, ना हो तो फिर सीधा पुलिस में शिकायत जाती है जी मेरा काम नहीं हुआ। बिल्कुल, जिन्होंने मेरा काम नहीं करा के दिया या इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी कर दी, वो नाम बनाने वालों से ज्यादा बदनाम करने वाले ज्यादा होता बैठे है, हैं तो यहाँ। ये सही बात है। तो आखिरी, अब क्योंकि हमारे एपिसोड का आखिरी मैं कहूँगा सेशन चल रहा है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपका और धीरज जी का एक्सपीरियंस काफ़ी वास्ट है इसमें। जब भी मैं आता हूँ मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि जैसे कहते हैं ना कि चोरों को सब नज़र आते हैं चोर, तो अच्छों को भी सब अच्छे ही नज़र आते हैं। जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे एक अलग ही स्टफ़ दिखता है आपके पास। कोई गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा आया होता है अपने बच्चे का वीज़ा लगवाने, कोई अच्छा बिजनेसमैन आया होता है, किसी गांव का बच्चा आया होता है कि भाई मैं अपने डॉक्यूमेंट, एक लड़की थी मुझे याद है बहुत ही गरीब घर की थी, उसका भी आपने कनाडा का वीज़ा लगवा के दिया था। तो इस तरह की जो फैमिलीज़ हैं आपके पास आती हैं, और आज तक जहाँ तक मुझे पता है कि ज़ीरो कंप्लेंट है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं जिन बच्चों के आपने वीज़ा लगवाए। तो यूएस के लिए इमिग्रेशन गुरु की टीम ने अब क्या तैयारी की है, क्योंकि यूएस जाने वाले बच्चों का रुझान बहुत ज़्यादा है और इस पे तो शायद से फीस भी कुछ बाद में देनी पड़ती है जब वीज़ा आ जाता है। तो टीम इमिग्रेशन गुरु ने क्या तैयारियां की हैं यूएस के लिए, और कौन सा इनटेक जाने वाला है? के लिए देखो, जैन इनटेक क्लोज हो गया है, मे इनटेक बहुत कम इंस्टीट्यूशंस के साथ रहने वाला है, मेजॉरिटी में जाएगा सितंबर इनटेक। अब हमने बच्चों के लिए 2 एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट करी है। एक करी है हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, क्योंकि यूएसए के इंटरव्यू के लिए आपकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है। अगर आप अपना जर्नल विजिटर वीज़ा लगवाने के लिए जा रहे हो तब आप शॉर्ट्स में चले जाओ, जैसे मर्जी चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हो तो आपके लुक्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो ये भी सिखाया जाता है बच्चे बिल्कुल को? हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट तेरी की भी grooming कैसी होनी चाहिए? क्लासेस, बिल्कुल वो भी हमने सारा कुछ शुरू करा है बच्चों के लिए। प्लस हमारे यहाँ पर ट्रेन टीचर है। इनफैक्ट मैं खुद भी बच्चों को अपना टाइम देती हूँ ताकि वो बच्चा अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर पाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अपनी जर्नी ही न्यूजीलैंड से स्टार्ट करी थी, जिसमें सबसे डिफ़िकल्ट इंटरव्यू होता है। तो मेरे पास वो 10 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करती हूँ। एटलीस्ट मैं बच्चे को तब तक के लिए नहीं जाने के लिए देती हूँ इंटरव्यू के लिए जब तक मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि ये बच्चा मेरा इंटरव्यू क्लियर कर लेगा, दैट मीन्स वो अपना इंटरव्यू ले जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम चांसेस हैं, बिल्कुल वो मैक्सिमम चांसेस है। वो 90% मैं उसके लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि वो 90% कुछ तो मॉक एटलीस्ट इंटरव्यूज भी करते हैं आप? बिल्कुल हम खुद भी करते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी वालों के साथ जिनके साथ हम लोग बच्चों की I-20s वगैरह मंगवाते हैं, हमारे उनके साथ भी अच्छे कनेक्शंस है। वो भी बच्चों के 2-3 मॉक इंटरव्यूज लेते हैं। उससे क्या होता है, देखो हमारा एक्सेंट में और उनके एक्सेंट में बहुत और फर्क बच्चे को कुछ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि भाई देखो मैंने क्लियर कर लिया, यहाँ पे उन्होंने मुझसे ये पूछना है, मैंने ये पूछ लिया। क्या होता है, वो बच्चा हमसे डेली मिल रहा है, वो हमारे साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो सकता है और कैजुअल भी हो जाता है, बिल्कुल कैजुअल हो गया वो बच्चा। प्लस अगर वो मान लो वो यूनिवर्सिटी वालों को इंटरव्यू दे रहा है, उस केस में ये चीज़ आ जाती है कि ठीक है मुझे तो कभी कभी इनको मिलना है, तो वो बच्चा वहां पर अगर थोड़ा सा नर्वस हो गया, दैट मीन्स वो इंटरव्यूअर के आगे भी नर्वस हो जाए, क्लियर कर सकता है वो। बिल्कुल। इसलिए हम उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। आखिरी सवाल है कि एक वीज़ा ऑफिसर एक इंटरव्यू लेते हुए क्या सोचता है कि ये मेरे पास आया, क्योंकि जो उसकी फाइल होती है वो तो वो पहले देख चुके होते हैं, बिल्कुल लगभग उन्होंने डिसाइड कर लिया होता है। बस इंटरव्यू का मतलब ये है कि जो मैंने पढ़ा और देखा है वो ठीक है या नहीं है, कुछ बनावटी तो नहीं है। तो वीज़ा ऑफिसर क्या सोचता है वीज़ा देने के टाइम कि मुझे इसको वीज़ा क्यों देना चाहिए? सर कोर्स पहला सबसे ज्यादा मैटर Important करता है है। course। जब वो आपका DS 160 आपका चेक करते हैं इमिग्रेशन फॉर्म, आपका 90% वीज़ा आपका DS 160 डिसाइड करता है, ठीक है। उसके ऊपर जो आपने कोर्स लिखा हुआ है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि स्टेम कोर्सेज को जहाँ पर भी आप किसी भी कंट्री में देख लो इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है ना, स्टेम वाले बच्चे की सबसे पहली प्रेफरेंस रहती है। तो क्या वीज़ा ऑफिसर कोर्स के बारे में भी कुछ पूछ सकता है? सर मेरा एक बच्चा मुझे याद है, उसका लोग कहते हैं कि यूएसए में कुछ नहीं पूछते, मुझे अच्छे से याद है मेरे एक बच्चा 35 मिनट का इंटरव्यू दे के आया था। 35 मिनट्स? बिल्कुल एक इंटरव्यू? 35 मिनट्स का दिल्ली में एक इंटरव्यू दे के आया था, जिसके अंदर वीज़ा ऑफिसर ने उससे A to Z सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा, कोर्स, उस कोर्स के बेनिफिट क्या है, तो क्या कंटेंट पढ़ने जा रहा है, तुम्हें उस कोर्स से वीज़ा रिलेटेड क्या ऑफिसर को डाउट था कि information ये है। क्लियर करता है कि नहीं करता? बिल्कुल, मेरे और डाउट क्लियर करता है कि नहीं बिल्कुल, करता? जैसे ही उसने उसको अपना सारा कुछ क्लियर करा उस बच्चे को, ठीक है, CST सिटी का था वो बच्चा, ठीक है, उस बच्चे ने बिल्कुल,
तो उसको इंटरव्यूअर ने जब उससे सारा कुछ पूछा, बच्चे ने उसको क्लियर करा, इंटरव्यूअर ने उसको बड़े आराम से ठीक है उसका पासपोर्ट रख लिया, और रख लिया तो मतलब वीज़ा मिल गया। बिल्कुल जी, हफ्ते 10 दिन बाद उन्होंने सारा कुछ चेक वगैरह करके उसका स्टैंप लगा के भी भेजा। तो मिठाई शिठाई खिलाई उसने कि नहीं खिलाई? खिलाई थी सर जी। तो ये हैं ज्योति शर्मा गांधी, जो कि धीरज गांधी की वाइफ भी हैं, डायरेक्टर भी हैं कंपनी में। और जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है, अमूमन क्या होता है, आदमी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जब उसे सक्सेस मिल जाए, उसका वेंचर बहुत बड़ा हो जाए, तो वो छोड़ देता है कि भाई मेरे मैनेजर से मिल लो, मेरे ऑफिस के अंदर स्टाफ है उससे मिल लो। लेकिन एक एक बच्चे से खुद मिलना, उसकी फाइलिंग को करना, उसकी फाइलिंग को देखना, कमी होने पर उसे बताना, ये सब कुछ होता है इमिग्रेशन गुरु में। और शायद इसीलिए द इमिग्रेशन गुरु नाम है। गुरु का मतलब कि भाई तू हमारा चेला ही रहेगा और हम तेरे गुरु ही रहेंगे, इसलिए हमारा नाम द इमिग्रेशन गुरु है। ज्योति जी, आपने टाइम दिया। तो अगर आप भी बाहर जाना चाहते हैं, ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपने भी कभी सपना देखा है कि आप यूएस से जाना चाहते हैं, क्या कभी यूएस से गए हैं, या फिर आपके परिवार में कोई यूएस से जाने वाला है। तो उसकी इंटरव्यू और फाइलिंग के लिए एक बार आप द इमिग्रेशन गुरु ज़रूर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।